हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो स्टूडेंट्स, अपन लोग ने 12th क्लास की फिजिक्स में पहली यूनिट स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंदर आप लोगों को 4 वीडियो उसके मिल चुके हैं, 4 क्लासें अपनी हो गई है। यानी वो जो क्लासें थी लगभग थ्योरेटिकल पोर्शन वाली थी सारी क्लासें। आज की क्लास भी लगभग सारी थ्योरेटिकल पोर्शन की है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कल की क्लास थी वैसे ही बच्चों आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आज की क्लास जो होगी वो इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि बच्चों इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें अपन लोग पढ़ेंगे। बातें छोटी छोटी है लेकिन उनके काम बड़े बड़े हैं। यानी जो न्यूमेरिकल्स अपन न्यूमेरिकल करेंगे उनके अंदर भी काम में आएगी। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, तो आज का जो जैसे आप लोगों को पता लग गया होगा, थंबनेल से पता लग गया होगा, बोर्ड पे हेडिंग डाली हुई से पता लग गया होगा कि आज की जो अपनी क्लास है वो है बच्चों विद्युत आवेशों के गुणधर्म पर, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज है उनकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज है वो शो करती हैं। ठीक है, तो जनरली अपन इनकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहली पढ़ेंगे विद्युत आवेश की योज्यता, ठीक है, दूसरी पढ़ेंगे विद्युत आवेश का संरक्षण, तीसरी पढ़ेंगे विद्युत आवेश की निश्चरता, चौथी प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, यानी एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर है इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 4 प्रॉपर्टी बेसिकली अपन लोग आज की क्लास में इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन पर चर्चा करेंगे। जैसे चाय पर चर्चा होती है वैसे बच्चों अपन आज की क्लास में ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो पढ़ो। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता से क्या मतलब है? मतलब जो आवेश होते हैं उनको अपन किस प्रकार से ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो विद्युत आवेश होते हैं बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। बच्चों आवेश क्या होते हैं? आवेश जो होते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी होते हैं, मतलब अदिश राशियां होती हैं। आवेश अदिश राशि होता है। तो आवेश अदिश राशि है तो अगर अपन को कोई निकाय दे रखा हो उसके अंदर कुल आवेश दे रखा हो, अलग अलग छोटे छोटे आवेश दे रखे हो मान लो, तो उनको अपन को कुल आवेश निकालना हो, उनको ऐड करना हो तो अपन अदिश राशियों का जिस प्रकार से ऐड करते हैं, जैसे बीजगणित के हिसाब से करते हैं वैसे उनका अपन बीजगणितीय योग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे मान लो ये आपके पास में कोई एक निकाय है, कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर एक आवेश दे रखा है Q1, यहाँ पर एक आवेश दे रखा है -Q2, यहाँ पर एक आवेश दे रखा है Q3, यहाँ पर एक आवेश दे रखा है Q4, यहाँ पर एक आवेश दे रखा है Q5, वो भी माइनस, इस प्रकार से दे रखा है। और आप लोगों को बोला गया कि ये जो निकाय है इस पर आप बताओ कि इस निकाय पर कुल आवेश का मान कितना है, कुल आवेश कितना है वो आप लोगों को बताना है। यानी Q नेट आप लोगों को बताना है या Q कुल बताना है, कुल आवेश कितना आएगा। तो कुल आवेश निकालने के लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, ये जो जितने भी आवेश दे रखे हैं इनका बीजगणितीय योग करेंगे। वो भी क्या, चिन्ह के साथ में, कि अगर प्लस का चिन्ह तो प्लस, माइनस का। बीजगणितीय योग का मतलब यही होता है जैसे कोई संख्या दे रखी होती है 4, 5, -6, 2 -4, इस प्रकार से आपको बोला जाए इन संख्याओं का योग कैसे होगा, तो आप लोग कैसे निकालते हो, 4 + 5 -6 -2 +4, इस प्रकार से आप क्या करते हो, इन संख्याओं का योग निकालते हो, यानी चिन्ह भी लेते हो इनके, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसी प्रकार से अपन क्या करते हैं बच्चों, जो आवेश होते हैं उनका बीजगणितीय योग करते हैं चिन्हों के साथ में, यानी उनके चिन्ह भी अपन कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे जो पहला आवेश है ये प्लस का है तो Q1 प्लस, माइनस का है दूसरा आवेश तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस लिख दूँ, -Q2, फिर तीसरा आवेश बोलो प्लस का है तो +Q3, फिर चौथा आवेश बोलो प्लस का है +Q4, फिर पांचवा आवेश बोलो माइनस का है तो माइनस का Q5। ये है बच्चों अपन इस प्रकार से कोई भी निकाय दे रखा हो उसमें कुल आवेश का मान निकालते हैं कि कुल आवेश उस निकाय में कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
बोर्ड एग्जाम में इसके अंदर सवाल आया हुआ है कि कोई ऐसी निकाय दे दिया गया था, उसके अंदर पूछा गया था कि फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है अपन आगे पढ़ेंगे वो होता है ये, ठीक है। तो आपको समेशन क्यू का मतलब है इस निकाय में कुल आवेश, तो इस निकाय पे कुल आवेश निकालना था आपको, ऐसे अलग अलग ऐसे आवेश दे रखे थे, ठीक है। तो ये एक बात यहाँ प्रॉपर्टी काम में आई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं उसके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो आप लोग ध्यान रखना, कोई भी निकाय दे रखा हो उसमें अगर आप लोगों को उस निकाय में कुल आवेश कितना है वो निकालना हो तो आप लोग क्या करोगे, उसमें स्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करोगे। बोलो बात समझ में आई? समझ में आ गई क्या बच्चों? देखो क्या होता है कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कोई एक निकाय है उसमें कुल आवेश जो है वो उसमें जितने भी आवेश उपस्थित होंगे ना उन सब के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 2 कूलाम 2 क्यू, ये दे रखा है, यहाँ पर एक आवेश दे रखा है प्लस का 2 क्यू दे रखा है, यहाँ पर माइनस का 4 क्यू दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है बच्चों प्लस का 3 क्यू दे रखा है। इस प्रकार से ये आवेश दिए हैं। आप लोगों को बोला गया कि इस पर कुल आवेश कितना है, क्यू नेट आप लोगों को पूछा है। तो क्यू नेट बच्चों क्या आता है, कुल आवेश जोड़ना है, तो प्लस का 2 क्यू माइनस का 4 क्यू प्लस का 3 क्यू, बोलो कितना आया बच्चों, 3 4 5 ये गया 4, क्या आया बोलो, क्यू बच गया वो भी प्लस का। तो इस पर कुल चार्ज जो है बच्चों वो इतना है। और आप लोगों को ये भी पूछ ले साथ में कि कुल चार्ज क्या है वो भी बताना है, और वो चार्ज जो है इस पर जो चार्ज है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, किस नेचर का है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो उसका नेचर बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखने में पता लगा कुल चार्ज प्लस में है, पॉजिटिव है, तो इसका नेचर जो क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको आता है, आपके आगे आता है तो, ठीक है। अब अगर मान लो अपन क्या करें, कोई दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को एक और दूं, जैसे मान लो मैं इसको मिटा रहा हूं, क्या बच्चों ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना? ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों जो आवेश होते हैं वो एक अदिश राशि होती है, और अदिश राशियों का जो अपन योग है बच्चों वो बीजगणितीय योग डायरेक्ट अपन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा हो 2 माइक्रो कूलाम प्लस का, यहाँ पर एक आवेश दे रखा हो माइनस का 1 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर एक आवेश दे रखा हो 3 माइक्रो कूलाम। इस प्रकार से ये 3 आपको आवेश दिए हैं। आप लोगों को पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि क्यू नेट क्या आएगा, नेट चार्ज क्या है, इस पर कुल आवेश कितना है। तो आप लोग निकाल सकते हो 2 माइक्रो कूलाम प्लस नहीं माइनस 1 माइक्रो कूलाम प्लस 3 माइक्रो कूलाम, क्योंकि बच्चों क्या है 2 है, माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, तो इनको कर दिया। बोलो क्या आया ये 4 माइक्रो कूलाम, क्या यहाँ पर आ जाएगा क्या अपने पास में, ये तो क्या आ गया, क्यू नेट आ गया, ठीक है। आपको बोला है कि आवेश की प्रकृति क्या है, तो मेरे ख्याल से तो आप लोग बता दोगे कि आवेश की प्रकृति क्या है बच्चों। बोलो बच्चों, प्लस का चार्ज आ रहा है तो मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है इस पर, पॉजिटिव चार्ज है। क्वेश्चन चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस पर 2e आवेश है, इस पर -e आवेश है, -e, ठीक है। इस पर क्या है बच्चों, 3e आवेश है। आप लोगों को बोला गया कि इस पर नेट चार्ज कितना है, तो आप लोग का यही तरीका होगा निकालने का, सेम मेथड, 2e - 1e 3e, बोलो कितना बचेगा, 4e बचेगा। तो नेट चार्ज तो ये आ गया। अब नेट चार्ज वो आपको कूलाम के अंदर बताना है कि नेट चार्ज कूलाम के अंदर कितना होगा। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 - 19 कूलाम। तो इसको आप लोग अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 24 2 6 6.4 × 10 - 19 कूलाम। तो ये आ गया बच्चों इसके अंदर कूलाम के अंदर नेट चार्ज, कि कूलाम के अंदर नेट चार्ज है वो कितना होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन लोग कूलाम के अंदर इसमें नेट चार्ज है वो निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकाला, जो ई चार्ज है, अब अपन को पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 - 19, तो 1.6 × 10 - 19 से मल्टीप्लाई किया, 24 का 2 आया, 4 2 6 6.4 × 10 - 19 कूलाम।
तो इस प्रकार से बच्चों जो अपना विद्युत आवेश की जो योज्यता का जो गुणधर्म है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। विद्युत योज्यता का गुणधर्म क्या था कि कोई भी निकाय है उसका कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उनका बीजगणितीय योग करके कुल आवेश का मान निकाल लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब दूसरा जो है बच्चों, दूसरा जो है इसका दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरा जो गुणधर्म है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। क्या है बच्चों, विद्युत आवेश का संरक्षण। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या है कि जो विद्युत आवेश है वो संरक्षित रहता है, उसको अपन नहीं तो नष्ट कर सकते और नहीं उसको अपन बना सकते। वो केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि जब एक कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मान लो 20 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 ही प्रोटॉन थे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब वो जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन किए हैं वो ऐसा तो है नहीं कि उनको अपन ने नष्ट कर दिया हो। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र किए हैं वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर आए होंगे, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर आए होंगे। यानी इस पर जो कुल चार्ज है बच्चों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर अपन निकालें तो वो कुल चार्ज 0 है। जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है। इस पर जो पहले जो मान लो पहले इस पर 10 प्रोटॉन थे और 10 ही इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे। इस पर भी इनिशियल चार्ज था वो 0 था। फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन देते इस पर जो चार्ज आ गया वो 2 आ गया इलेक्ट्रॉन का, यानी माइनस चार्ज आ गया 2। ठीक है, अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन जाते इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 2 आ गया, इस पर माइनस का 2 चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज। ठीक है, अब बाद में भी अगर अपन देखते हैं बच्चों तो इन पे जो कुल चार्ज रहता है दोनों पे वो 0 रहता है, यानी आवेश का कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो नष्ट हुआ। ठीक है, ओनली क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पर अपन ने क्या किया, उसको ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, पहले भी इस पर 0 आवेश था, इस पर भी 0 आवेश था, मतलब ये टोटल निकाय है, इसका जो कुल आवेश है था दोनों का वो 0 था मिला के। ठीक है, जब अपन ने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिए तो इस पर इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब माइनस चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इस पर कौन सा आ गया, +2 चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया, इस पर -2 चार्ज है। जब दोनों का कंबाइंड अपन टोटल मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वापिस से क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो आवेश रहता है वो संरक्षित रहता है। तो अपन लिख सकते हैं किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसे नहीं तो नष्ट किया जा सकता, नहीं इसे उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इसको स्थानांतरित कर सकते हैं। यह है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या फिर आवेश संरक्षण जो है उसकी प्रॉपर्टी, आवेश की, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टी है दूसरी। एक इसका एग्जाम्पल बता सकता हूँ आप लोगों को। देखो एक और इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एक पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का अपन को एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एक पॉजिट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब एक पॉजिट्रॉन है वो दोनों जब जुड़ते हैं तो रिएक्शन करते हैं तो गामा किरणें निकलती हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है। जो पॉजिट्रॉन होता है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है, यानी उस पर माइनस चार्ज होगा, पॉजिट्रॉन पे क्या होगा, +1 चार्ज होगा। ठीक है, ये दोनों देखो यहाँ पर इन दोनों को जब कंबाइन कर रहे थे तो क्या रहा था, देखो इस पर माइनस चार्ज है, इस पर +1 चार्ज है, टोटल क्या आ गया था, 0 आ गया था। यानी इन पर पहले भी क्या चार्ज था, दोनों को मिलाने पर 0 चार्ज था। फिर गामा किरणें निकली तो गामा किरणें क्या होती है बच्चों, उदासीन होती है, तो इन पर भी चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो देखो जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज है। तो इस प्रकार से जो आवेश होता है बच्चों वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकता है, उसको अपन नहीं तो नष्ट कर सकते और नहीं उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, जिसको आप इस वाले एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आगे यूरेनियम
236 वाला एग्जाम्पल है जो अपन नाभिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो आवेश है, ऊर्जा है, उनके बारे में। ठीक है, ये था बच्चों आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या आप लोग मेरे को बता सकते हो कि द्रव्यमान है, क्या कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान है वो संरक्षित रह सकता है? क्या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान संरक्षित होता है? इसके लिए देखो एक आइंस्टीन की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है E=mc²। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लगभग सारी की सारी फिजिक्स के प्रॉब्लम्स है इस इक्वेशन के आने के बाद में सॉल्व हो गई थी, यानी बहुत ही शानदार सी इक्वेशन है। देखो E क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ से देखने पे अपन को पता लग रहा है। ठीक है, यानी जितना मास खर्च हुआ वो सारा का सारा मास कहाँ बदल गया? एनर्जी में बदल गया। क्या हुआ? एनर्जी में बदल गया। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग ले सकते हो, जैसे मान लो आप लोग इस दीवार पे आप लोग क्या करो, कोई ईंट है उसको घिसो। इस दीवार पे ईंट को अपन घिसते जाते हैं तो क्या उसका द्रव्यमान कम होता जाता है? उसका द्रव्यमान कम हुआ तो उसका द्रव्यमान क्या हुआ बच्चों? एनर्जी के अंदर बदल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्यमान है उसकी बात करते हैं अपन, ये भी पढ़ेंगे अपन लोग। आइंस्टीन की जो समीकरण है ये भी देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। और जो द्रव्यमान संरक्षण है उसके लिए अपन लोग नाभिक वाला जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आवेश संरक्षण की बात समझ में आ गई कि जो आवेश रहता है बच्चों वो संरक्षित रहता है, वो जो है नहीं तो नष्ट किया जा सकता, उसको नहीं उत्पन्न करते अपन, उसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो थर्ड बच्चों इसकी जो प्रॉपर्टी आती है, थर्ड जो इसका गुणधर्म आता है वो है बच्चों तीसरा इसका गुणधर्म। तीसरा जो गुणधर्म है वो है विद्युत आवेश की निश्चरता। विद्युत आवेश की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो ये क्या बला है? विद्युत आवेश की निश्चरता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो मान लो यहाँ पर एक कोई चार्ज है Q, एक कैपिटल Q चार्ज है। ठीक है, ये यहाँ पर रेस्ट पर है। क्या है बच्चों? रेस्ट पर है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। जब मैं इसको मोशन कराना हूँ, कुछ देर के बाद में मान लो ये चार्ज है, ये मोशन करने लग गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है बच्चों? मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, अब इस पर चार्ज की वैल्यू क्या बच्चों? विद्युत आवेश की निश्चरता से मतलब है कि कोई वस्तु जिस पर आवेश है, कोई आवेशित वस्तु है, उस पर विराम अवस्था में स्थित होती है तो उस पर जितना आवेश होता है वो क्या, जब वो गति करने लगती है तो भी उस पर उतना ही आवेश होता है, ये अपन को बताना है। तो इसमें क्या है बच्चों, कोई जैसे मान लो चार्ज है वो रेस्ट पर है, यानी v=0 है उसके लिए, लेकिन जब वो मोशन में आता है तो भी उस पर उतना ही चार्ज रहता है। यानी जो चार्ज होता है बच्चों, जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता। आवेश क्या नहीं करता बच्चों? वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग के हिसाब से चेंज नहीं होता है। वेग परिवर्तित होने दो, आवेश उतना का उतना ही रहता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित विद्युत आवेश का मान जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता या वेग के साथ में परिवर्तित नहीं होता है। यह है बच्चों विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम। यानी किसी कण है, कोई कण है, कोई वस्तु है, उस पर विद्युत आवेश का जो मान है वो वेग पर निर्भर नहीं करता, उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। जितना विराम अवस्था में था आवेश उतना ही क्या रहता है बच्चों? स्थिर अवस्था में रहता है। यानी अपन लिख सकते हैं Q विराम अवस्था = Q गतिशील अवस्था। यानी कोई भी कण है वो जब विराम अवस्था में है तब उस पर मान लो 2 कूलाम आवेश है, तो जब वो गति करेगा तो भी उस पर 2 कूलाम आवेश ही रहेगा। आवेश का जो मान है बच्चों वो चेंज नहीं होता है। अब आपको पता है कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान तो होगा ही होगा, कोई वस्तु होगी। अब द्रव्यमान पर आवेश हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई आवेश है उसका द्रव्यमान होना जरूरी है।
ठीक है। यानी कोई वस्तु द्रव्यमान, किसी द्रव्यमान का आवेश हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन किसी आवेश का द्रव्यमान होना जरूरी है, यानी आवेश का द्रव्यमान होगा, कंपलसरी है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आवेश की कि कोई वस्तु है जब वो गति करती है तो उस पर आवेश का मान उतना ही होगा जितना जब वो विराम अवस्था में थी, या विराम अवस्था में उपस्थित होगी तो उस पर जितना आवेश होगा उतना ही आवेश उस पर गतिशील अवस्था में होगा। यानी आवेश का मान वस्तु की गति के साथ में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट जो है वो है बच्चों, अपन इसके अंदर ही आप लोगों को बता देता हूँ कि जो द्रव्यमान है, क्या जो द्रव्यमान है किसी वस्तु का वो चेंज होगा? क्या द्रव्यमान किसी वस्तु का चेंज होगा? बच्चों इसको अपन एक सिद्धांत से समझ सकते हैं। वो जो सिद्धांत है बच्चों वो है विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा अपन लोग बता सकते हैं कि गतिशील वस्तु है, जब वस्तु गति करेगी तो उसके द्रव्यमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखो विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत है, यहाँ से द्रव्यमान की एक इक्वेशन निकाली गई, वो जो इक्वेशन आई वही आई m बराबर m0 बटे √1 माइनस v² बटे c²। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखना है, जहाँ से अपन लोग बता सकते हैं कि कोई भी वस्तु है वो जब गतिशील करती है, गति करती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m तो क्या है बच्चों, मैं लिख सकता हूँ जहाँ m तो क्या है बच्चों, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान क्या है बच्चों, गति की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान। m0 क्या है, विराम अवस्था में, विराम की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान। v क्या है बच्चों, वस्तु की चाल या वस्तु का वेग, क्या है बच्चों, वस्तु का वेग है, ठीक है। और c जो है बच्चों वो है प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो प्रकाश की चाल जो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप लोग मेरे को बताओ कि कोई जैसे मान लो यहाँ पर कण है, यहाँ पर कोई एक कण है जिसका द्रव्यमान दे रखा, जिसका आवेश v दे रखा है, जिस पर द्रव्यमान m दे रखा है, ठीक है, और वो रेस्ट पर है। वो क्या है बच्चों, रेस्ट पर है, यानी इसके लिए v = 0 है। जब अपन इसको गति कराएंगे, जब इसको गति कराते हैं v वेग से, ठीक है, तो इसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। तो इसका आपको बताया मैंने अभी अभी कि वस्तु की गति का उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी जितना आवेश विराम अवस्था में था उतना ही आवेश क्या होता है उस पर गतिशील अवस्था में रहता है, यानी इतना आवेश आ जाएगा Q। यानी आवेश तो क्या होगा, गति के हिसाब से अपरिवर्तित होगा। क्या होगा बच्चों, अपरिवर्तित होगा, यानी आवेश परिवर्तित नहीं होगा। अब बात करते हैं द्रव्यमान की कि कोई वस्तु जब गति करती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो। इस इक्वेशन से देखो, अपने पास में आया है m बराबर m0 बटे 1 माइनस v² बटे c² का √, ठीक है। अब देखो मान लो कोई वस्तु है, कोई जो वस्तु है वो प्रकाश के वेग से गति करने लग गई। मान लो नियरली अबाउट इसका जो वेग है वो मान लो प्रकाश के वेग के बराबर है। वैसे तो इतना वेग होता नहीं किसी वस्तु का, ठीक है, लेकिन मान लिया अपन ने कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति कर रही है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, इसका द्रव्यमान अगर अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, m0 बटे 1 माइनस c² बटे c²। देखो v की जगह c रख दिया तो c² बटे c² का √, c से c कट गया, बोलो क्या आया, m0 बटे 1 माइनस 1, यानी क्या आ गया बच्चों, m0 बटे 0। m0 बटे 0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। मतलब अगर कोई वस्तु जो है वो प्रकाश के वेग से गति करे तो उसका द्रव्यमान अनंत हो जाता है, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तभी तो बच्चों कोई वस्तु है वो प्रकाश के वेग से गति नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अपन को क्या पता लग रहा है, एक बात ये पता लग रही है कि जैसे जैसे वस्तु गति करती है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो वस्तु गति करेगी तो उसका द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। वस्तु की गति करने पर जो उसका द्रव्यमान है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो आप लोगों से कोई पूछ ले कि
प्रश्न ये पूछा जाए कि कोई वस्तु है वो गति कर रही है तो उसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसका आवेश है बच्चों वो तो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन जो द्रव्यमान है बच्चों वो क्या होगा, बढ़ेगा उसका। ठीक है, ये कहानी है। अब देखो आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि द्रव्यमान बढ़ेगा, ये बात पता लग गई। अब देखो मान लो कि मैं दौड़ रहा हूँ, अभी मैं रेस्ट पर हूँ, मान लो मेरा वजन 60 किलो है। ठीक है, 60 किलो है। मैं क्या करता हूँ, दौड़ने लगता हूँ। ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ मान लो, और मैं दौड़ रहा हूँ 50 किलोमीटर प्रति सेकंड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं दौड़ रहा हूँ, बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा हूँ। तो क्या मेरा वजन दौड़ते टाइम 100 किलो हो जाएगा? अभी 60 किलो था, तो क्या मैं दौड़ूंगा तो मैं आकार मेरा बढ़ जाएगा ऐसे? क्या ऐसा पॉसिबल होता है? वजन बढ़ गया मतलब आकार बढ़ गया, क्या मेरा आकार ऐसे बढ़ के बहुत बड़ा हो जाएगा जब मैं दौड़ने लग जाऊंगा? तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। गाड़ी जैसे मान लो गाड़ी दौड़ती है, बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ती है, तो भी वो गाड़ी तो उतनी ही रहती है। ऐसे थोड़ी ना कि दौड़ने लगी तो उसका आकार बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। अरे बच्चों नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चों प्रकाश का जो वेग होता है, जो c का जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब 50 किलोमीटर इसके आगे कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत कम संख्या है, बहुत छोटी संख्या है। तो अगर मैं इसके अंदर देखो, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर मान लो मैं लिखता हूँ 50 मीटर पर सेकंड मान लिया। ठीक है, इसमें अगर मैं 3 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे अगर मैं इसको भाग करूँगा तो ये क्या आंसर बहुत छोटी संख्या आएगी? क्या ये आंसर ऐसे आएगा कोई 0.00000000004 ऐसे कुछ मान लो ऐसे ही। ठीक है, तो इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। इसको क्या मानते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं, और ये 0 हो जाएगा। तो 0 होने से m बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, m0 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों जनरली अपन दौड़ते हैं, कोई वस्तु दौड़ती है, कोई गाड़ी दौड़ती है, कोई बाइक दौड़ती है, तो उसका जो द्रव्यमान रहता है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो प्रकाश के वेग से बहुत कम स्पीड से, प्रकाश का जितना वेग है ना उससे भी बहुत कम स्पीड से वो चलती है, इसलिए उसका द्रव्यमान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जनरली अपन बोले तो बोल सकते हैं कि वेग के बढ़ने पर उसका कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है, फिर एक है छोटा सा पॉइंट, एक और है विशिष्ट आवेश का। एक है विशिष्ट आवेश क्या होता है वो देखो आप लोग, एक छोटा सा बात और बता देता हूँ आप लोगों को, विशिष्ट आवेश। फिर एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन लोग। नेक्स्ट इसके अंदर एक पॉइंट है छोटा सा विशिष्ट आवेश का, कि विशिष्ट आवेश होता है वो क्या होता है, विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो विशिष्ट आवेश बच्चों आवेश नहीं होता, जब नाम के आगे विशिष्ट लग गया तो मतलब एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का आवेश है। तो ये क्या होता है बच्चों, Q/m। जैसे कोई भी वस्तु है उसका विशिष्ट आवेश क्या होगा, उसका आवेश बट्टे उसका द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों, उसका आवेश बट्टे उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं विशिष्ट आवेश क्या होगा, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा किसी वस्तु का आवेश तथा उसका द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उसका विशिष्ट आवेश होगा। ठीक है, अब विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग जरा सोचो कि जब वस्तु गति करती है, जैसे मान लो वही एग्जाम्पल है, ये एक वस्तु है, इसके लिए v = 0 है। v = जब 0 है यानी ये रेस्ट पर जब है तो इस पे आवेश q है, इसका द्रव्यमान v है, और विशिष्ट आवेश मान लो कुछ भी है। ठीक है, जब ये गति करने लग जाएगी तो आपके पास में 3 क्वेश्चन है कि इसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके विशिष्ट द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखो इसका जो विशिष्ट आवेश है, जो बच्चों विशिष्ट जो आवेश है इस वस्तु का, क्या वो द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है, दिख रहा है यहाँ से, क्या द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश घटेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है। दो क्वांटिटी जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, दो राशियां कोई भी जब व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, तो उनका मतलब होता है कि एक राशि को जितना बढ़ाएंगे दूसरी राशि उतना ही कम होगी, दूसरी राशि उतना ही क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर m जितना बढ़ेगा m का मान, विशिष्ट आवेश का मान क्या होगा, कम होगा। तो अब मेरे को इनके तीनों के आंसर बताओ कि जब वस्तु गति करती है तो उसका जो आवेश रहता है वो तो अपरिवर्तित रहता है, यानी जितना विराम अवस्था में था उतना ही रहेगा। लेकिन जब उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान क्या होगा, उसका बढ़ेगा। द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान क्या होगा,
बढ़ेगा। और ये क्या होगा, विशिष्ट आवेश, द्रव्यमान बढ़ेगा तो विशिष्ट आवेश क्या होगा बच्चों, घटेगा। विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है जो आपको कहीं मिल सकता है कि कोई भी गतिशील वस्तु, कोई कण जब गति करता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके विशिष्ट आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आवेश जो रहता है बच्चों वो तो अपरिवर्तित रहता है। बस इतनी जो कहानी अभी 10-15 मिनट से अपन लोग गा रहे हैं, इसको अगर अपन जनरल तरीके में याद रखें सीधा सा, तो वो यही है कि गति करने पर जो द्रव्यमान है वो तो परिवर्तित होगा यानी बढ़ेगा, और आवेश अपरिवर्तित रहेगा, और विशिष्ट आवेश क्या होगा बच्चों, कम होगा। वो कम क्यों होगा वो मैंने बता दिया, क्योंकि द्रव्यमान के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों, समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई। नेक्स्ट पढ़े अपन। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं विद्युत आवेश की, कि विद्युत आवेश की चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसका जो चौथा गुणधर्म है वो क्या है, क्वांटीकरण ऑफ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। चौथी इसकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है वो अपन लोग देखेंगे। क्वांटा देखो, एक तो होता है सतत, ध्यान से सुनना, एक होता है विविक्त। सतत और विविक्त से क्या मतलब है, सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत मतलब कंटिन्यूअस, और विविक्त मतलब टुकड़ों टुकड़ों में, ठीक है। जैसे मान लो, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल अपन ये समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई पाइप है, उससे पानी बह रहा है, ठीक है, पाइप में से एकदम स्पीड से पानी बह रहा है, तो वो क्या सतत रूप से बहेगा। फिर क्या होता है, जैसे मान लो नल लगी हुई है, नल से जो पानी आता है उसके अपन ने क्या कर दिया, उसको कम खोला है, तो वो ऐसे क्या ड्रॉप में आएगा, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में आके गिरेगा। ये मान लो नल है, ये नल है, ये नल है, तो इसमें जो पानी आएगा वो क्या टुकड़ों टुकड़ों में आके नीचे गिरेगा। जब थोड़ा सा इसको खोलकर बूंद बूंद से बंद कर देंगे तो बूंद बूंद से ऐसे गिरेगा। तो ये तो क्या है बच्चों, विविक्त है। ये क्या है बच्चों, विविक्त है। ये क्या है बच्चों, विविक्त है। और सतत का मतलब कंटिन्यूअस पानी गिरना, ऐसे कंटिन्यूअस एकदम, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसका क्वांटाइजेशन से क्या मतलब होता है। क्वांटाइजेशन, क्वांटा बंडल, टुकड़ा, एक, जैसे प्रकाश का क्वांटा, लाइट का क्वांटा, ठीक है। देखो जो कोई भी वस्तु है उससे जब अपन चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं उसकी बात आती है। इसमें भी बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना, कि कोई भी वस्तु से जब अपन ट्रांसफ़र करते हैं आवेश का स्थानांतरण करते हैं, मतलब अपन स्थानांतरण किसका कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण कर रहे हैं। किसका स्थानांतरण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसके बारे में जो मिलिकन का तेल बूंद, मिलिकन एक तेल बूंद प्रयोग है मिलिकन का, उसके द्वारा बताया गया। अब उसने उसके अंदर क्या बोला कि जो आवेश का स्थानांतरण होगा ना, वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके पूर्ण संख्या में होगा। क्या होगा, उसकी पूर्ण संख्या में होगा। मतलब इससे अपन 1 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर देंगे, 2 का स्थानांतरण हो जाएगा, 3 का स्थानांतरण हो जाएगा, 4 का स्थानांतरण हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है एक पूर्ण संख्या में। ऐसे नहीं होगा कि अपन ने 1.5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिया, पाव इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिया, 2.25 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर दिया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे इनका स्थानांतरण नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होगा बच्चों वो एक पूर्ण संख्या के अंदर होगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गया, 1000 इलेक्ट्रॉन गए, 2000 इलेक्ट्रॉन गए, 1500 इलेक्ट्रॉन गए, 1500, मतलब इस प्रकार से अपन जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होते हैं। यानी जो आवेश होता है, कोई भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के एक पूर्ण गुणज के रूप में उस पर आवेश उपस्थित होता है। अपन कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि कोई वस्तु है उस पर आवेश जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन है,
या 4.5 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है, कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे। अपन बोलेंगे कि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन हैं, 2000 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे अपन पूर्ण संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो है वो स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। या फिर बोल दे कोई वस्तु है उस पर इस प्रकार से आवेश रहेगा, ठीक है। तो इससे यहाँ से अपन लोग यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या है बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो ई है ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और ये जो n जो है बच्चों ये क्या है, n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये बच्चों जो q है, ये q क्या है, आवेश। q क्या है, आवेश। अब आप लोगों को बोला जाए कि कोई वस्तु है उसको अगर 2 माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाता है या 2 कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसको अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किए। एक छोटा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कोई वस्तु है उसको अगर 2 कूलाम स्थानांतरित किया, यहाँ से 2 कूलाम किसी दूसरी वस्तु को अपन ने दे दिए, तो अपन निकाल सकते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉनों का अपन ने स्थानांतरित किया है। आवेश स्थानांतरण जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरित किए वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि अपने पास में ये फॉर्मूला है, क्यू का मान अपन को दिया गया 2 कूलाम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन को निकालने हैं, ई का मान अपन को पता होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, ठीक है। तो देखो n बराबर क्या आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 2 / 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से बच्चों अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, जैसे 2000, 1000 या फिर जैसे 2 × 10 की पावर 15, इस प्रकार से अगर पूर्ण संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पूर्ण संख्या के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मतलब अपन इतने आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या के अंदर नहीं आता है, जैसे मान लो ऐसे आ जाए 2.5, यहाँ से मान लो निकल के आ गया 2.5, तो मतलब अपन इतना जो आवेश है वो इस पर स्थानांतरित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक 2 तो पूरे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और एक आधा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ये भी पता कर सकते हैं कि कोई वस्तु है, जैसे आपको बोला जाए कि कोई वस्तु को 5 कूलाम आवेश दिया, तो आप चेक करके देख सकते हो, आपको बोला जा सकता है कि किसी वस्तु को क्या 5 कूलाम आवेश दिया जा सकता है। तो अपन चेक कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला रहा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, जैसे 5, 6, 10,000, 15,000, 20,000, 60 लाख, 80 लाख ऐसे, तो क्या होगा, उतना आवेश उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा, इसका मतलब उस वस्तु को अपन उतना आवेश नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है विद्युत आवेश का जो गुणधर्म है वो समाप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। पहला जो गुणधर्म अपन लोगों ने पढ़ा वो क्या था कि जो विद्युत आवेश है उसकी योज्यता, यानी विद्युत आवेशों को अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। फिर विद्युत आवेश जो है उसका संरक्षण देखा कि विद्युत आवेश जो है वो संरक्षित रहता है, नहीं तो नष्ट कर सकते, नहीं बना सकते, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर तीसरा अपन ने देखा वो देखा विद्युत आवेश की निश्चरता, जिसके अंदर ये बताया गया कि कोई विद्युत आवेश है वो जब विराम अवस्था में रहता है, तो कोई कण है वो जब विराम अवस्था में रहता है तो उस पर जितना आवेश होता है उतना ही आवेश जब वो गतिशील अवस्था में होगा तो उस पर उतना ही आवेश होगा। यानी किसी भी कण के आवेश पर क्या होता है, वस्तु के वेग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उस कण के वेग का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो कण का जो आवेश रहता है वो अपरिवर्तित रहता है वेग में भी, ठीक है। फिर मैंने द्रव्यमान का प्रभाव बताया उसी के अंदर, जिसके लिए मैंने आपको एक विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत बताया, m बराबर m0/√1 - v²/c² एक इक्वेशन देखी। उस इक्वेशन से अपन ने देखा कि जो कोई वस्तु है वो जब गतिशील अवस्था में होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। और फिर मैंने बताया विशिष्ट आवेश के बारे में, यानी Q/m जो विशिष्ट आवेश रहता है वो क्या रहता है बच्चों, घटेगा, क्योंकि वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान बढ़ेगा तो वो घटेगा, ठीक है। फिर लास्ट अपन ने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके अंदर मिलिकन तेल बूंद प्रयोग द्वारा इसको बताया गया और इसके अंदर बोला गया कि कोई भी वस्तु है उसमें आवेशों का जो स्थानांतरण है वो
यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो एक पूर्ण संख्या के अंदर होगा, जैसे 2, 5, 10, 15,000, 60,000 ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अपन डेड इलेक्ट्रॉन, पाव इलेक्ट्रॉन, पूर्ण इलेक्ट्रॉन ऐसी कोई भी वस्तु है उसको नहीं दे सकते। ठीक है, और यहाँ से एक बात ये भी चेक कर सकते हैं कि किसी वस्तु को क्या इतना आवेश दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की अपनी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो बेझिझक आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों बस इतना बाकी रहेगा।